गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम जिस परिस्थिति में हैं या आज हम जिस कंडीशन में है, हम का मतलब मार्केट, ठीक है, जिस कंडीशन में है उसका सबसे बड़ा जो एक ही रीजन है और वो है रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इतना लंबा चला, किसी को उम्मीद नहीं थी जब शुरू हुआ था ये तब। चलिए तो उसी के लिए आज हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज पे बात करेंगे वो ये है कि किस हद तक इफेक्ट किया है, ठीक है। और दूसरा ये देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, मतलब 2023 में क्या रह सकता है। तो इन दो चीजों पे सबसे ज्यादा बात करेंगे हम। सेशन को स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज हमारा स्पेशल सेशन है, स्पेशल सेशन का मैंने आपको टॉपिक दिया था चैलेंजेस ऑफ 2023 वॉर एंड रिसेशन, ठीक है। अब इस पे बात करना क्यों जरूरी है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जैसा कि हमने बात किया कि 2022 में जब ये सारी चीजें शुरू हुई थी, बेसिकली रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, तो पूरा जो साल है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था फरवरी 24 2022 में, जबकि पुतिन ने ये डिसाइड कर दिया था कि डिस्क्राइब कर दिया था इसको फुल स्केल इन्वेजन के ऊपर, ठीक है। तो तब से एक तरीके से हम कह सकते हैं युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। जैसे ही घोषणा हुई तब से सारी चीजें, जो सारी दुनिया थी, वो लगभग दो भागों में बढ़ गई। एक था प्रो रशिया और एक था वो यूक्रेन। वहां से सारी चीजें शुरू हुई, और ऐसा नहीं था कि इनके पीछे ये वॉर कोई नई थी। रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। यूक्रेन जब से अलग हुआ था उसके बाद भी रशिया ने उसके ऊपर इन्वेड किया था। जहां पे आपको याद हो तो 8 साल पहले क्रीमिया जो था उसको रशिया ने ले लिया था, ठीक है। क्रीमिया को ले लिया था। क्रीमिया को लेने के बाद में भी जब बात सीज फायर की आई थी, तब ये चीज डिसाइड हुई थी कि जो यूक्रेन है वो नेटो में कभी भी मेंबरशिप नहीं लेगा, ठीक है। एक सिंपल सा ये एक दोनों के बीच में एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था, ये बोल सकते हैं, लिखित में कुछ ऐसा नहीं था। तो ये जब बात आई, ठीक है, मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी ने पुराना सेशन अटेंड नहीं किया हो जो मैंने स्पेशली रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे लिया था। तो इसको एक जस्ट एक थोड़ी 2 मिनट के लिए मैं एक फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ। लेकिन जब जेलेंस्की आया, जेलेंस्की को यूएस ने भड़काया, यूएस ने भड़काने के बाद में ये बात वापस से शुरू हो गई कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हुई और चीजें एक के बाद एक के बाद एक, हम कह सकते हैं, गलत होती रही, ठीक है। तो ईस्टर्न यूक्रेन में जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्वेजन हुआ था रशिया का, वो 2014 में हुआ था। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि क्रीमिया जो था वो चला गया था। अभी भी ऐसा है कि जैसे देखिए, एक्चुअली यूक्रेन था वो पहले सोवियत संघ जो यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। जब वो अलग हुआ था तो कई लोग ऐसे थे यूक्रेन के भी जो कि प्रो रशियन थे, यानी रशिया को चाहते थे, यानी रशिया के साथ में रहना चाह रहे थे। लेकिन अब कंट्री अलग हो गई। तो कई बार ऐसा होता है किसी भी कंट्री का, अगर हम देखते हैं कि पार्टीशन अगर किया जाता है और अगर प्रॉपर तरीके से पार्टीशन ना हो तो वो कभी भी दो कंट्रियां शांति से नहीं रह सकती। इससे इस बात को हम इंडिया वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ भी हो चुका है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये चीज है कि आप किसी भी कंट्री को अगर अलग करते हो और उनकी एथेनिसिटी, उनकी कल्चर, उनकी बोली, उनका खान पान अगर मान लीजिए दूसरी कंट्री से मिलता जुलता है, तो वो कभी अलग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकते। और सेम चीज रशिया और यूक्रेन में भी हुआ। वहां पर ये हुआ कि दो लोगों को लड़ाकर जो फायदा था वो तीसरा उठाने की कोशिश कर दिया। यहाँ पर पूरी तरीके से पॉलिटिक्स खेली गई थी रशिया को अपने ही घर में घेरने की। ये जो आपको मैप में दिखा रहा हूं, इसमें आप देख रहे हैं जो डॉन्स्क के लिखा हुआ है, ये पार्ट और ये पार्ट जो क्रीमिया का पार्ट है, ये पहले 2014 में इसको ले लिया था, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप ग्रे कलर का, ये रशिया है, और ये जो व्हाइट कलर का है ये पूरा यूक्रेन है। तो ये 2014 में ये जा चुका था उस टाइम पे, ठीक है। अब बात आती है कि ये सारा जो प्रॉब्लम था, इसमें पुतिन क्या चाहते थे। पुतिन सीधा सा यही कहना चाहते थे कि नेटो की जो सेना है, नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक
यूरोपियन, यूएस और कई और दूसरे देशों का एक समूह है जो कि एक दूसरी कंट्री को, अगर वॉर होती है तो दूसरी कंट्री को उसकी मदद में खड़ा होने के लिए एक तरीके से प्रेरित करता है। तो रशिया कभी ये नहीं चाहता था कि नेटो का पार्ट बने यूक्रेन, क्योंकि अगर नेटो का पार्ट यूक्रेन बन जाता तो नेटो की सेनाएं जो है वो रशिया के बॉर्डर तक आ सकती थी, जो कि यूक्रेन से टच होता हुआ है। ठीक है, तो पुतिन ये बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली अपने ही घर को असुरक्षित कोई भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अब वॉर हो गई, ये सारी चीजें तो हमने देख ही लिया था, फरवरी में भी देख लिया था। लेकिन वॉर होने का जो सबसे बड़ा नुकसान है, देखिए इसमें आप इस चीज को समझिएगा, इस पॉलिटिक्स को समझिएगा। वॉर किया पुतिन ने, ठीक है, वॉर किया किस पे? जेलेंस्की पे, यानी यूक्रेन के ऊपर। भड़काया किसने? तो यूएस, बाइडेन ने। और नुकसान किसको सबसे ज्यादा हुआ? तो वो हुआ यूरोप को। मतलब इस सारी चीजों में आप देखिए सबसे ज्यादा जो कहते हैं हम कि पोपट जो हुआ वो यूरोप का हुआ, क्योंकि यूरोप और यूक्रेन और रशिया दोनों, यानी यूक्रेन को भी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, रशिया को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ये दोनों कंट्री का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर जो था वो ये दोनों कंट्री थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट होता था यूरोप को वो होता था ग्रेन्स, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बहुत बड़ी मात्रा में होते थे। सेकेंड चीज अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया से बहुत बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं इंपोर्ट जो है वो यूरोप जाता है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो नेचुरल गैस का है, उसके बाद क्रूड ऑयल का है। ठीक है, एक छोटा सा डेटा मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए उस डेटा को, उससे आपको पता लग जाएगा कि दोनों का जो बिजनेस है वो किस हद तक है। हमारे पास में एक डेटा है, यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है रशिया के साथ में, वो 2011 से 2021 का डेटा है। 2022 तक इंपोर्ट अगर हम देखते हैं तो 158.5 बिलियन डॉलर था यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, एक्सपोर्ट था 89.3 डॉलर। ठीक है, और बैलेंस था, यानी ऑब्वियसली इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो बैलेंस जो है वो नेगेटिव आएगा, तो -69.24। कहने का मतलब ये है कि नुकसान ऑब्वियसली रशिया का हुआ इसमें, क्योंकि 69.2 अगर हम देखते हैं बिलियन डॉलर से जो रशिया को मिलने बंद हो गए। लेकिन आज की तारीख में ये जो ट्रेड था जो होता था रशिया के थ्रू, ठीक है, अब अगर रशिया वो नहीं दे रहा है तो यूरोप के पास में ऑप्शंस कितने हैं हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ी कड़ी है। अगर वो ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो मान लो कि यूरोप आने वाले टाइम में खत्म है। ऑप्शन मिल रहे हैं लेकिन वो डबल, एक तरीके से कह सकते हैं कि डबल वैल्यू पर मिल रहे हैं, तो भी उसकी इकोनॉमी के लिए खतरा है। दोनों बातें। इसके बाद में देखते हैं प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। देखिए प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करते थे, ठीक है, उसमें हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी। एनर्जी लगभग इनके टोटल इंपोर्ट का 60 से 70% जो था वो एनर्जी होता है। और ये डेटा यूरोस्टैट का है, जो ऑफिशियल यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट है, वहां से लिया गया है। बिल्कुल प्योर डेटा है और बहुत ही सटीक डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यूरोप को हुआ। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मार्च अप्रैल की बात है, जैसे ही ये इन्वेजन शुरू हुआ था, युद्ध होना शुरू हो गया था, तो क्या हुआ था, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थे वो बंद हो गए थे। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने शुरू हो गए थे। वो कई यूरोपियन कंट्री ने सैंक्शन लगाए, यूएस ने लगाया, कनाडा ने लगाया, जापान ने लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, सभी देशों ने मिलकर एक साथ हम कह सकते हैं कि सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए। अब सैंक्शन लग तो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रशिया के पास में था वो क्या था कि उसको स्विफ्ट से आउट कर दिया था। तो जैसे ही स्विफ्ट पेमेंट से आउट करते हैं किसी भी कंट्री को, तो वो कंट्री में किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट फॉरेन से वहां पे नहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ी चोट एक तरीके से रशिया को वहां पे लगी थी। धीरे धीरे रशिया संभलना शुरू हुआ। रशिया फिर भी संभल गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो चोट यूरोप को लगी है उससे वो नहीं संभल पाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं कि यूरोप जो है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जिन जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी उन्होंने एक डायलॉग जरूर याद किया होगा, विंटर इज कमिंग। तो एक्चुअली यूरोप के लिए विंटर इज कमिंग, विंटर आ चुका है। और विंटर में जो यूरोप में सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस की। ठीक है,
वहां पर जो हम कह सकते हैं लोग उस तरीके से रहते हैं कि उनको हीटर की जरूरत होती है। यूरोप का टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है, माइनस में भी जाता है। कई कंट्रीज तो ऐसी है जहां पे पूरे विंटर में आपको धूप देखने नहीं मिलेगी, आपको केवल और केवल बर्फ ही देखने मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हीटर और गैस, ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है। आपने जब ये इन बिटवीन ये सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तब आपने सुना होगा नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन थी, जो पाइपलाइन थी जो रशिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन थी, जो कि यूरोप की ओर जाती थी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैप है, ये यूक्रेन होते हुए सीधी जाती थी रशिया, रशिया से यूक्रेन, यूक्रेन के बाद आती थी वो सीधा यूरोप में। यूरोप में फिर आप देख रहे हैं पोलैंड है, उसके बाद में जर्मनी है, हंगरी है, रोमानिया है, इटली है, फ्रांस है। इन सभी जगह पे सप्लाईज थी, और ये सप्लाई जो थी वो कट हो गई एक तरीके से। ठीक है, कट हो गई तो रशिया वालों ने ये, सॉरी, यूरोप वालों ने कहा कि रशिया ने बंद कर दी, और रशिया ने कहा कि उसको यूएस ने बंद कर दिया। तो कुल मिला के ये है कि जिसने भी बंद किया, टॉपिक यहाँ पर वो नहीं है कि बंद किसने किया, टॉपिक यहाँ पर ये है कि अगर बंद हो गया है तो वो आगे काम कैसे करेगा, वो इसका जुगाड़ कैसे करेगा, किसी और तरीके से कैसे वो काम करेगा। क्योंकि टोटल नॉर्थ स्ट्रीम जो 1 पाइपलाइन थी, वो 35% गैस जो था वो रशिया से आता था, उसी पाइपलाइन के थ्रू, जो अब आना बंद हो गया है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं वो अपने आप में बहुत बड़े परेशानी से निकल रहे हैं फिलहाल। अभी उनके पास कोई और चारा नहीं है। जून में ईयू मेंबर्स यानी यूरोपियन यूनियंस के मेंबर की मीटिंग हुई थी, उसमें क्लियरली ये बोला गया था कि जो गैस रिजर्व्स है, यानी उनके पास जो गैस रिजर्व है, उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि विंटर में हमें गैस की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो दिसंबर तक हम कह सकते हैं कि ये 88% फुल हो चुका था। ठीक है, ये जो दिसंबर गया वो पिछले महीने, तब तक 88% हो चुका था। और अब आगे की सिचुएशन देखें तो वो और ज्यादा खराब है, क्योंकि रशिया जो है वो 40% नेचुरल गैस जो है, यूरोपियन यूनियन का जो 40% उसकी जो जरूरत है उसका 40%, और 27% टोटल ऑयल वो एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये 400 बिलियन यूरो का अमाउंट है, जो कि अपने आप में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अब अगर मान लीजिए ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो सैंक्शन लगाया उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि दिसंबर 5 से, ठीक है, जो क्रूड आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, और फरवरी 5 2023 से जो क्रूड से पैदा हुए ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बंद कर देंगे। तो कहने का मतलब उनको अब क्या चाहिए, उनको चाहिए सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप लोगों ने अगर पेपर पढ़ते हो या न्यूज़पेपर या ट्विटर या कहीं से भी आपको अगर जानकारी मिलती हो, तो आपको पता होगा कि जो भी यूरोप में या यूके में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके एनर्जी बिल लास्ट 8 महीने में 100% से ज्यादा बढ़ गए, मतलब दोगुने से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन अपने पीक पर है, ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है वो अपने पीक पर है, और ऐसे टाइम में अगर ये सप्लाई कट हो जाएगी तो क्या होगा? तो बहुत एक छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ हम किसी पर्टिकुलर एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर ये देखिए कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन इसको रिप्लेस कैसे करेगी। और रिप्लेस करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि वो किसी और कंट्री से भी लेती है, जैसे अभी बात जो चल रही है और अभी तक जो बात फाइनल हुई है उसमें ये है कि यूएस और कतर जो है वो गैस सप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे आप यहाँ पे जो मैंने आपको पिक दिखाया वो देख रहे हो, ये सारी पाइपलाइंस के फोटो हैं। ठीक है, ये पाइपलाइंस बताई गई है। तो कतर से आप सोचिए कि यूरोप तक पाइपलाइन बनाने में क्या 5 10 15 20 दिन में बन जाएगी? नहीं, वो 2026 पहले वो तैयार नहीं हो सकती है। तो 2026 पहले क्या होगा? उसके पहले उनको किसी और तरीके से गैस को या ऑयल को इंपोर्ट करना होगा, जो कि अपने आप में महंगा काम है। ठीक है, और आज की तारीख में जो करंट प्राइसेस है वहां पर गैस की, वो $5.3 पर बैरल अगर हम कह सकते हैं वो है, जो कि ऑलरेडी 2 गुना से ज्यादा है। तो कहने का मतलब यूरोप जो है वो अभी एक तरीके से ब्लीडिंग, मतलब यूं समझ लो कि आप बहुत फंस चुका है, एक तरीके से बहुत ज्यादा फंस चुका है। यूरोप में हम देख रहे हैं, जैसे आप लोग मार्केट देखते ही हैं
तो आपको भी पता होगा कि यूरो और डॉलर एक टाइम था, अभी कुछ महीने पहले की बात है, 1 या 1.5 महीने पुरानी बात है, जब बराबर आ गए थे, 1:1 हो गया था। ठीक है, क्यों हुआ था? एक टाइम था जब इसको यूरो को इतना स्ट्रांगली हमने देखा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो लगातार गिर ही रहा है। क्यों गिर रहा है? सबसे पहले कोरोना की चोट हुई। कोरोना की चोट होने के बाद जैसे ही इकोनॉमी वापस संभलने की पोजीशन में आई थी, उसके बाद ये रशिया यूक्रेन शुरू हो गया 2022 में। जब 2022 का जो ईयर है वो इसी मैनेजमेंट में निकल गया कि हमको भरपाई कहाँ से करनी है, वहीं पे निकल गया। अब 2023 ये बहुत ही क्रूशियल ईयर है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास में ये क्लियर है कि अगर हम यहां से नहीं ले रहे हैं तो हम कहीं और से ले रहे हैं, और कहीं और से हमको सस्ता कैसे मिलेगा वो निकालने के लिए इनके पास में 2022 का ईयर है, जो कि अपने आप में बहुत है। अभी देखें तो अगर एनर्जी कॉस्ट अब हम देखते हैं तो 1 ट्रिलियन उनकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है। 1 ट्रिलियन, ठीक है। अब आप सोच लो ये अमाउंट कितना बड़ा है। 3 ट्रिलियन के आसपास की तो इंडियन इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी का अगर मान लो 33.33% भी देख लो आप, तो 1 ट्रिलियन जैसा होता है। तो 1 ट्रिलियन कितना बड़ा अमाउंट है आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये तो कहने का मतलब अभी भी लोग जो है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो स्टार्टिंग है। ठीक है ना, अभी हम मिडिल में भी नहीं पहुंचे हैं, तो एंड तो बहुत दूर है। तो ये तो स्टार्टिंग है। अगर अभी से इसको मैनेज नहीं किया तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है, उनकी कंपनीज हैं, उनको आगे, अभी आपको बीच में अगर खबर सुनी हो तो बीच में आपको अगर याद हो तो कई जगह ऐसी भी न्यूज आई थी कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट भी होने शुरू हो गए हैं, और वहां पे जो काम करने वाली जितनी भी कमर्शियल कंपनीज है उनको बोल दिया गया है कि 24 आवर्स में अगर आप काम करते हैं, प्रोडक्शन आपको कुछ घंटों के लिए कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट स्टार्ट हो गए। और इन्फ्लेशन जो है वो मल्टी ईयर हाई है। तो ऑलरेडी अगर हम देखते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी उनके पास से कम हो रही है, बिजनेस को चलाने के लिए भी उनके पास में प्रॉब्लम आ रही है। अल्टीमेटली इतना इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी आप देखो कि वहां पे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनके खाने के बिल्स लगातार बढ़ रहे हैं, उनके एनर्जी बिल्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक डिजास्टर में वो फंसे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल कहानी यूरोप की है, नहीं, ये अकेले यूरोप की कहानी नहीं है। अगर आप इसको देखें, यूएस की बात अगर हम करते हैं तो यूएस में जो महंगाई है वो 40 साल से भी ज्यादा का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ चुकी है। ठीक है, 9% के क्लोज ये महंगाई इधर चली गई थी। 9% के क्लोज क्यों चली गई थी? सीधी सी बात है, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जितनी कंट्रीज है, सभी कंट्रीज ने क्या किया, वहां पर जब जैसे ही इन्फ्लेशन आनी शुरू हो गई, इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए सभी कंट्रीज ने अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी कंट्रियां अगर बढ़ा रही तो उसका इफेक्ट मार्केट में उतना नहीं आया जितना डॉलर ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो आया। डॉलर ने जैसे इंटरेस्ट रेट बनाना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी करेंसीज है वो सारी डेप्रिशिएट होना शुरू हो गई। आप देख लीजिए यूएसडी जेपीवाई का चार्ट उठा के, सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट उठा के देख लीजिए, सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरी कंट्री जैसे इवन रुपीस की बात कर लो आप, 85 रुपीस कब पहुंचा था आप मुझे बताइए, कब पहुंचा था? 85 का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूएस अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा दूसरी जगह से निकाल कर यूएस की इकोनॉमी और डॉलर को खरीदने में लगा देते हैं। ठीक है, आप एक चीज और बताइए, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पिछले करीबन 3 से 6 महीनों के अंदर क्रिप्टो मार्केट भी बहुत बड़ी तेजी से नीचे डूबा है। क्यों डूबा है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे एक ही रीजन है, और वो ये है कि डॉलर जितना स्ट्रांग होगा, फेडरल रिजर्व बैंक जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली लोग अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करने में लग जाएंगे। ठीक है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे पहली चीज क्या सोचते हैं? वो सबसे पहली चीज जो सोचते हैं कि सबसे पहला उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेफ होना चाहिए, और दूसरा वो सोचते हैं रिटर्न के बारे में। ठीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा रिस्की है, क्योंकि वहां पर जो मूवमेंट्स होते हैं वो सडन मूवमेंट्स होते हैं और बड़े मूवमेंट्स होते हैं। हम जानते हैं कि बिटकॉइन एक दिन में $2000 का मूवमेंट आराम से दे देता है, बिल्कुल क्लियर देता है। ठीक है,
तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा अगर मान लीजिए यूएस आपको 3.5-4% इंटरेस्ट रेट पे आ गया अगर वो, ठीक है, तो फिर कौन वहां पैसा नहीं लगाएगा। तो ये सारी चीजें होने से क्या हुआ कि साइमल्टेनियसली जितनी भी कंट्रीज है उनके अंदर महंगाई बढ़नी शुरू हो गई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो इवन यूएस हो, ठीक है। ये सारी चीजें उसके साथ में आ गई। अब बात करते हैं कि एक दूसरा प्लेयर भी है मार्केट में, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाया। जो बात कर रहे हैं हम चाइना की कर रहे हैं, चाइना ऑब्वियसली आज की तारीख में यूएस के बाद में सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन जैसे वहां पर कोविड के नए केसेस आने शुरू हुए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से बहुत बड़ा आउटब्रेक क्रिएट हो गया है। जितना बड़ा आउटब्रेक क्रिएट हुआ है वो अपने आप में बिल्कुल मतलब सोच नहीं सकते उतना है। दिन के अगर आप 30-30 लाख 40-40 लाख अगर केस अगर सोचते हैं तो वो कंट्री मैनेज कैसे करेगी। इवन अभी भी उनकी बिजनेस जो एक्टिविटीज है वो बंद है, पूरी तरीके से तो चालू नहीं है लेकिन बंद है काफी एक्टिविटीज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सीधा उस पर ध्यान आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सीधा उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो कुल मिला कि इन्फ्लेशन ऐसी चीजें जो हर जगह बढ़ रही है, तो इस कारण से कैसा है आप देख रहे हो यूके में भी सेम चीज है। यूके में देखिए जो चार्ट दिख रहा है वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि फूड कॉस्ट जो है यूके की, ठीक है, वो 2009 के बाद सबसे ज्यादा है। 2009 में हाईएस्ट गई थी 6%, अभी 10% से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं वो कितना बड़ा जंप है। तो दुनिया की कोई भी कंट्री ऐसी नहीं बची। और ये सब जो रीजन है किस क्या है, जो कौन है इसके पीछे, इसके पीछे एक ही बंदा है और वो है जेलेंस्की, ठीक है, यूक्रेन से। अगर वो ये चीजें समझ जाए, क्योंकि देखिए युद्ध तो मेरे हिसाब से आने वाले 6 महीने और भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुतिन को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पुतिन का जो आगे का प्लान है वो मैं आगे आपको चार्ट में बताऊंगा कि वो क्या करना चाहता है एक्चुअली में यूक्रेन के साथ में। वो जिस दिन उसने कर दिया वो युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अभी ये जितनी भी हम लास्ट पूरे 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में सेम यही चीज हुई। हर जगह हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, हर जगह ये चीजें चलती रही और इकोनॉमी अपने आप में खराब होती रही और डॉलर मजबूत होता रहा। अब डॉलर भी मजबूत हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फायदा है, डॉलर को भी उतना ही नुकसान है जितना दूसरी कंट्रीज को है। चलिए, अभी बात करते हैं मेजर और करंट सिचुएशन क्या है। अभी अभी सिचुएशन क्या है, देखिए ये जो आप ग्रे कलर के एरिया देख रहे हैं, जो लाइट कलर दिख रहा है, ग्रे कलर दिख रहा है आपको रेड टाइप में, ये सारा वो एरिया है जो रशिया ने कब्जा लिया है यूक्रेन का। लुहांस, डोंस्क, मारियोपोल, मेटलिपोल, खेरसन, क्रीमिया, ये सारा जो एरिया है वो रशिया ने ले लिया है यूक्रेन से, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि देखिए पुतिन चाहता क्या है। देखिए पुतिन यही चाहता है, अगर आप रशिया का मैप उठा के प्रॉपर वे में देखेंगे ना, तो आप में से शायद हो सकता है कई लोगों ने ये सोचा हो जिसको जियो पॉलिटिकल में थोड़ा इंटरेस्ट होता हो या जियो पॉलिटिक्स में किसी को इंटरेस्ट है, तो वो यही सोचता होगा कि यार रशिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी वो इतना पीछे क्यों है, यूएस के बराबर क्यों नहीं है या चाइना के बराबर क्यों नहीं है। देखिए उसका सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम है कि रशिया बड़ा बहुत है पर रशिया के पास में वार्म वाटर, ठीक है, और गर्म बंदरगाह, ये दोनों की बहुत कमी है, ठीक है। उसके पास गर्म पानी और गर्म बंदरगाह की बहुत कमी है। इस कारण से वो चाहता है कि अपने को आपको आगे फैलाए। अब आप ये देखिए कि ये जो एरिया है, और आप देख रहे हैं यहाँ ब्लैक सी लिखा हुआ है, क्रीमिया उसने क्यों कब्जाया पहले। तो क्रीमिया इसलिए कब्जाया क्योंकि यहां से क्रीमिया में जैसे ही बैठता इस समंदर में उसका एक तरीके से राज हो जाता। अभी देखिए ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि ये ओडेसा और ये जो पास वाला व्हाइट एरिया है, अगर ये भी उनके कब्जे में आ जाएंगे तो फिर एक तरीके से मान के चलिए कि जो यूक्रेन है उसका एक भी बंदरगाह नहीं बचेगा, ये सारा कब्जा हो जाएगा रशिया का और यूक्रेन बन जाएगा एक लैंड लॉक कंट्री। तो लैंड लॉक कंट्री बन जाएगा तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां से करेगा सोचिए आप, ठीक है। ये पूरा जो प्लान है वो वहां पे चल रहा है और ये प्लान जेलेंस्की को पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मूर्खता वो करे जा रहा है।
क्योंकि आप देखिए कि देखिए लड़ाई करना खराब बात नहीं है, पर आप सोचिए कि आप अपनी एक छोटी सी जिद के चक्कर में आपने अपने देश को बर्बाद कर दिया, आपने अपने देश की इतने लोग हैं उनको बर्बाद कर दिया, और अपने देश तो छोड़िए आपने तो बेचारे यूरोप को भी बर्बाद कर दिया। तो ये तो एक तरीके से मूर्खता है बहुत बड़ी। तो आप देखिए कि ये सारा जो पॉलिटिक्स है वो इसी पे जा रहा है। जैसे ही ये ओडेसा और ये व्हाइट कलर का एरिया है, ये अगर बन जाएंगे, ये ग्रे या सॉरी डार्क कलर में आ गए, यानी इन पे रशिया का कब्जा हो गया, उसके बाद ये सारा खेल खत्म हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन अभी भी चीजें बहुत सारी बाकी है। अभी आपको याद हो तो लास्ट ईयर, मतलब नवंबर की बात है, जब G20 समिट हुआ था, ठीक है, G20 समिट हुआ था इंडोनेशिया में, जहाँ पे मोदी जी भी गए थे, जेलेंस्की भी आए थे, पुतिन आने वाले थे लेकिन उन्होंने नहीं आए। वो बात यही थी कि अगर पुतिन आते वहां पे तो कुछ बातचीत कर कुरा के दोनों को टेबल पे बिठा के दोनों को गले मिलवा देते, लेकिन वो प्रोग्राम सक्सेस नहीं रहा। पुतिन नहीं आया और उनके जो विदेश मंत्री है सरगेई लावरोव, उनको भेज दिया था, ठीक है। तो वहां पर जैसे ही उनको भेजा, समझ में आ गया कि रशिया कहीं भी झुकना नहीं चाहता है। तो उसके बाद में जेलेंस्की की अभी लास्ट 2 वीक पहले ही अमेरिका का दौरा था, गया था, आपने देखा हो तो वहां की संसद को भी इसने संबोधित किया था, और वहां भी उसने वापस से भीख मांगी थी कि हम युद्ध में लड़ नहीं पा रहे तो पैसा दो, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज हुई थी। तब उन्होंने 10 पॉइंट का एक प्लान बताया जिसको हम कहते हैं सीज फायर या कॉम्प्रोमाइजिंग प्लान, ठीक है। वो 10 पॉइंट क्या थे वो हम देखते हैं। ये है वो बंदा, और उसी टाइम पे उसने ये चीज बोली थी। 10 प्लान क्या है? पहला तो है कि रेडिएशन और न्यूक्लियर सेफ्टी जो है उस पर फोकस किया जाए। जो भी उनके रेडिएशन और न्यूक्लियर जो वहां पे फैसिलिटी के जो भी वहां पे संयंत्र है, उसको रशिया मुक्त करे और उसकी सुरक्षा करे, ठीक है। चलो ये भी मेरे हिसाब से रशिया इस पे मान जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फूड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग एंड इंश्योरिंग यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये वो चाहते हैं कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और अगर वो ग्रेन बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दिया जाए। तो उसमें भी मेरे ख्याल से रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो राजी हो जाएगा। तीसरा है कि एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अभी जो रशिया ने बम मारे हैं, ठीक है, जो भी यूक्रेन पे बमबारी हुई है, वो सबसे ज्यादा उनके पावर हाउसेस पे ज्यादा की है, ठीक है। तो आज की तारीख में यूक्रेन में दिन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा बिजली आती नहीं है मैक्सिमम एरियाज में। तो बोल रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए जो कि रशियन अटैक से डैमेज हुआ। चौथा पॉइंट है रिलीज ऑल प्रिजनर्स एंड डिपोर्टर्स इंक्लूडिंग वॉर प्रिजनर एंड चिल्ड्रन डिपोर्टेड टू रशिया। ये भी बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। जब सब लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे के सैनिक को कैद करना और उनको प्रिजनर बना रहा, उनको एक्सचेंज करना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी रशिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो प्रोग्राम, जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो है रिस्टोरिंग यूक्रेन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन रशिया रेफरिंग इज अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर। अब यहाँ पे रशिया नहीं मान रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है कि जो पहले वाली स्थिति थी, यानी यूक्रेन जो पहले था वैसा का वैसा दिया जाए, और यूएन चार्टर इस पे लागू किया जाए, इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, ये जेलेंस्की ने कहा है। तो क्लियर कट बात है। आप सोचिए कि रशिया ने जिस चीज के लिए इन्वेजन किया, ठीक है, रशिया ने जिस चीज के लिए इन्वेजन किया, उसके हजारों सैनिक मर गए। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया, इतने इलाकों पे उसने कब्जा किया है, ये जो इलाकों पे उसने कब्जा किया है, ये यूक्रेन चाहता है कि ये छोड़ के वापस चला जाए। तो पुतिन समझेगा कि यार मैं पागल था क्या जो साला पहले गया था, फिर बताओ। ये तो समझ से बाहर है। तो ये बिल्कुल रशिया मानेगा ही नहीं उसको। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप एंड सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, रेस्टोरेशन ऑफ यूक्रेन स्टेट बॉर्डर विद रशिया, ये भी नहीं मानेगा। वो बोल रहा है कि रशियन ट्रूप जैसे ही है वो विड्रॉ करे वहां से और अपनी जगह जाए, ठीक है। फिर ये बोला है कि जस्टिस इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ट्राइब्यूनल टू प्रोसिक्यूट रशियन वॉर क्राइम। अब ये चाहते हैं कि ये जो रशिया में जो भी बॉम्बिंग करी है, वहां के लोगों को मारा काटा गया, नरसंहार हुआ है, उसके ऊपर एक ट्राइब्यूनल बिठाया जाए और उनको सजा दी जाए। तो ये तो दोनों तरफ से हुआ है ना, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ही आएगी। कुल मिला के इनके जितने भी सीज फायर के समझौते हैं, वो समझौते कम और शर्तें ज्यादा है। तो कभी भी क्या होता है ना, देखिए, अगर किसी भी दो पार्टी को अगर बैठना हो,
तो थोड़ा सामने वाला झुकता है, थोड़ा सामने वाला झुकता है। जब दोनों थोड़ा थोड़ा झुकेंगे तब जाके होगा दोनों के बीच में सीज फायर, वरना सीज फायर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, सीज फायर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रशिया के पास बोलने के लिए ये है कि जब हमारा मौखिक समझौता था कि आप नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, उसके बाद जब आपने किया, देन उसके बाद हमने इन्वेजन शुरू करी, लेकिन अगर आपने नहीं माना था तब तक हमने नहीं किया था। तो कुल मिला के कैसा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है ही है। और जैसे ही ये इसका 10 पॉइंट का पीस कीपिंग प्लान आया, उसके बाद तुरंत ही देखिए रशिया ने क्लियर बोल दिया। ठीक है, जैसे ये आया, रशिया रिजेक्ट जेलेंस्की पीस प्रपोजल दिस मंथ। ठीक है, क्लियर कट उनका जो पीस प्रपोजल था वो तुरंत ही रूप से हटा दिया गया है। ठीक है, इवन ये जो आपको याद हो तो जेलेंस्की ने अभी, आप में से कितने लोगों को याद है, कितनों को नहीं मुझे नहीं पता, पर जैसे ही अभी जो करीबन शायद लास्ट मंथ की बात है, जब G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है, अब G20 की जो अध्यक्षता है वो इंडिया कर रहा है, तो उसके बाद जेलेंस्की ने पीएम को फोन भी किया था और उनसे बात भी करी थी, और ये बोला था कि मैं बिल्कुल इस बात पे इंडिया का धन्यवाद दूंगा अगर वो इस जगह पे वो दोनों का सीज फायर कराने में सॉल्व करें, यानी मैटर सॉल्व करें। तो उस बात पे भी बात हुआ था, लेकिन इस पे प्रॉब्लम यही आएगा कि देखिए दोनों चीजें होती है। अब रशिया का स्टैंड क्या है? रशिया का स्टैंड क्लियर है, रशिया डिमांड्स एनेक्सेशन रिकॉग्नाइज बिफोर टाइम। अब रशिया ने तो क्लियर क्या बोल दिया है, आप सोचिए, रशिया ने क्लियर ये बोल दिया है कि जो हमने कब्जाए हुए जो ये आप देख रहे हो जो एरिया हैं, इन एरियो को रशिया का पार्ट आप जब तक नहीं मानते हो, हम बातचीत भी शुरू नहीं करेंगे। रशिया ने क्लियर ये बोल दिया है कि पहले तो आप इसको रिकॉग्निशन करो, रिकॉग्निशन करने के बाद हम टेबल पे बैठेंगे। तो ये तो जेलेंस्की का जो प्लान है, उस प्लान की ऐसी तैसी इसने यही कर लिया। तो कुल मिला के ये है कि दोनों ही जो पक्ष हैं फिलहाल अभी किसी समझौते के मूड में लग नहीं रहे। नो डाउट जेलेंस्की अब थोड़ा सा ज्यादा ट्राई करेगा, जहां तक मुझे लगता है ऐसा, लेकिन जब तक कोई बड़े लीडर इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे तब तक होना मुश्किल है। अब इन सभी के बीच में लास्ट आपको याद हो तो 2 वीक के पहले एक खबर आई थी, 1 वीक पहले की, जो आईएमएफ चीफ ने बोला था, उन्होंने ये बोला था कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू बी इन रिसेशन इन 2023। ठीक है, और ये बिल्कुल सही टाइम पर सही चीज उन्होंने बोली है, बिल्कुल सही कहा है कि 2023 में 1/3, 1/3 मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो रिसेशन की चपेट में आने की तैयारी में है। ठीक है, मैंने आपको यूरोप तो पूरा बता दिया। ठीक है, यूएस भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यूएस की भी हालतें तो खराब ही है। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये देखिए, ये यूएस का डेप्थ क्लॉक है। ठीक है, ये पहले भी मैंने दिखाया सेशंस में आपको। अब यूएस का यहाँ देखिए, आप नीचे लिखा हुआ है यूएस जीडीपी। जीडीपी कितना है? तो $25 ट्रिलियन का उसका जीडीपी है। ठीक है, इंडिया का कितना है? इंडिया का 3 ट्रिलियन के आसपास है अभी तो। ठीक है, तो कहाँ 3 ट्रिलियन, कहाँ 25 ट्रिलियन, मतलब कितना बड़ा यूएस है हमारे से। लेकिन अगर हम बात करें तो यूएस का जो नेशनल डेप्थ है, टोटल जो डेप्थ है वो 31 ट्रिलियन से ऊपर है। मतलब ये हो गया कि आप साल का जितना जीडीपी आप दे रहे हो, ठीक है ना, जितना पैदा कर रहे हो, उससे ज्यादा तो आपके ऊपर कर जाए। भले ही यूएस डॉलर दुनिया में कितना भी फेमस है या एक बड़ी ताकत है, लेकिन आज भी आप देखो तो हालत ये है। ठीक है, तो मैं वही चीज बता रहा था आपको कि यहाँ पर जो चीज सोचने वाली है वो यही है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम किसी एक जगह है, प्रॉब्लम बहुत सारी जगह है, प्रॉब्लम बहुत सारी जगह है। इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और ये आईएमएफ चीफ ने अगर बोला है तो बहुत सोच समझ के ही बोला है कि 1/3 ऑफ इकोनॉमी, यानी टोटल वर्ल्ड की जो हम कह सकते हैं 1/3 जनसंख्या जो है वो रिसेशन में जाने वाली है। अब उसके पीछे रीजन क्या क्या दिए हैं, तो सीधी सी बात है, उन्होंने यही बोला है कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विल बी इन रिसेशन दिस ईयर एंड 2023 विल बी टफर देन लास्ट ईयर। मतलब 2022 से भी ज्यादा टफ जो है वो 2023 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यूएस, यूरोपियन यूनियन और चाइना, ये तीनों की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्लो हो चुकी है। चाइना हम देख ही रहे हैं, चाइना में आए दिन रोज नई नई हम खबर सुनते हैं।
चाइना एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक फेज को भी बहुत कर रहा है। आप खुद ही नई नई खबर सुनते होंगे, चाइना से बहुत सारी कंपनीज जा रही है। अब वो चाइना से जो कंपनियां जा रही है वो कहाँ जा रही है, तो वो वियतनाम जा रही है, मलेशिया जा रही है, इंडिया आ रही है। क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटी उनको चाइना में मिल रही थी अब वो उनको नहीं मिल रही है। ठीक है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये भी क्लियर बोल दिया है कि यूक्रेन में वॉर के कारण जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री तक है, नहीं, वो आप देखो तो अफ्रीका में भी है, वो यूरोप में भी है, वो अमेरिका में भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, वो एशिया में भी है, सभी जगह है। और उसके बाद ये भी तीसरा पॉइंट बोला है कि हायर इंटरेस्ट रेट एंड स्प्रेड ऑफ कोविड इन चाइना हैव वेटेज ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। मैंने अभी आपको बताया था कि हायर इंटरेस्ट रेट हर इकोनॉमी अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। तो जितनी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी उतना ज्यादा रिसेशन आने का खतरा बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से 2023 बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी बिल्कुल भी नहीं है। 2023 एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खराब रह सकता है। ग्लोबल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पहले जो इन्होंने ग्लोबल ग्रोथ की जो फोरकास्ट करी थी वो 2.7 कर दी है अभी। ठीक है। करंट फोरकास्ट 2.7 कर दिए, जबकि 3.2 3.2 इस साल हुई है। यानी जो 2022 था वो 3.2 की ग्रोथ से गया है। अब जो साल आएगा 2023 उसमें 2.7 कर दिया, मतलब 3.2 से भी 0.5 नीचे डाल दिया है। तो ये साल कुल मिला के बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। अभी हमको पता नहीं है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है वो कितनी धमाल मचाएगा। अभी फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन फिर भी चाइना में तो बहुत तबाही है अभी फिलहाल। लेकिन अभी कहीं और दूसरी जगह पे उस पर्टिकुलर वेरिएंट का पता नहीं है, तो उतना ज्यादा लग नहीं रहा है। लेकिन देखो, क्या कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, वो वाली बात है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें, देखिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया है कि रेट कट और रेट जब राइज किया है, हाइक किया है। देखिए आप, मैंने आपको बताया 2020 जब कोरोना था तब क्या था, तब ज्यादा से ज्यादा बैंकों ने अपनी रेट को कट करा था, इवन माइनस में भी आ गए थे। ठीक है, माइनस में भी आ गए थे, आपको याद हो तो यूएस, उसके अलावा यूरोप, उसके अलावा जापान, ये सारी कंट्रीज वो थी जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट को माइनस में कर दिया था। देखिए यहाँ पे 2020। ठीक है। उसके बाद 2021 तक जैसे पटरी पे ट्रैक पे आने लगी, 2021 के एंड में और 2022 के शुरुआत में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की शुरुआत हुई, जो लगातार बढ़ ही रही है। इवन इंडिया में भी आपको याद हो तो आरबीआई जो गवर्नर है मिस्टर शशिकांत दास, उन्होंने भी यही किया है। उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का काम चालू रखा है। ठीक है। तो जितना ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा उतना बड़ा प्रॉब्लम आएगा। देखिए अब सिंपल सी बात है, ये मैं अभी यहाँ पे जितनी भी बात कर रहा हूँ वो सारी जियो पॉलिटिकल से कनेक्टेड बात है। ठीक है। लेकिन आप देखिए कि ये सभी चीजों का इफेक्ट मार्केट में कितना पड़ा है। मार्केट में अगर आप देखें तो गोल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा है, मार्केट में आप देखिए तो आप ऑयल पे क्या इफेक्ट पड़ा है, मार्केट में आप देखिए तो यूरो और यूरो से जुड़े हुए पेयर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, वो आप देखिए। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। होता क्या है, देखिए फंडामेंटल जो है वो आपको एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देता है। फंडामेंटल आपको बाय या सेल नहीं बताएगा, फंडामेंटल आपको एक व्यू देता है, आपको एक सोच दे देता है कुल मिला के। और टेक्निकल जो है, अगर उसका उपयोग आप साथ में करोगे तो वो आपको लेवल्स दे देगा। ठीक है। अभी फंडामेंटल बोल रहा है बाय, तो आप लेवल्स पे जाओगे, लेवल्स में क्या देखोगे, टेक्निकल, तो टेक्निकल में आपको बताएगा कि बाय का लेवल ये होना चाहिए, ये टीपी होना चाहिए, ये एसएल होना चाहिए। ठीक है। तो उसी हिसाब से फंडामेंटल को जितना ज्यादा गौर से आप समझेंगे ना, उतना ज्यादा पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चाइना भी सीधी सी बात है, बात कर ही रहे थे कि चाइना अभी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। चाइना एक तरीके से इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसका बहुत बड़ा पार्ट वो अकेला कैरी करता है। ठीक है। तो चाइना ने जो जीरो कोविड पॉलिसी जैसे ही हटाई, देखिए पहले तो बेचारा ये शी जिनपिंग की बात मैं कर रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम क्या हुई कि जीरो कोविड पॉलिसी थी, वो नहीं हटा रहा था, तो सारे देशवासियों ने वहां पे उसका विरोध कर दिया। और जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसी हटाई, सभी लोग बाहर आ गए, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और फिर देखिए कैसा बर्स्ट हुआ वहां पे।
तो ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कोरोना यहाँ पर भी हो चुका, हमें पता है कि एक लेवल से ज्यादा उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चाइना में सेम यही चीज हो रही है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से अभी लॉकडाउन में, बहुत बुरी तरह से लॉकडाउन में। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर, अगर आपने अभी बीच में कुछ न्यूज सुनी हो, तो चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह से गिर गया है। ठीक ठीक है। और रियल एस्टेट सेक्टर जैसे गिरा है, तो चाइना का बैंकिंग सेक्टर भी उतना बुरी तरह से गिरा है। क्योंकि देखिए, रियल एस्टेट और बैंकिंग दोनों एक दूसरे के, हम कह सकते हैं, तो पूरक होते हैं। क्योंकि बैंक जब तक फाइनेंस नहीं करती किसी प्रोजेक्ट को, तब तक रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स हैं वो बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाते हैं। तो रियल एस्टेट अगर डूबेगा तो ऑब्वियसली बैंक के ऊपर भी खतरा आएगा। बैंक अगर डूबेगा तो सीधी सी बात है, चाइना की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो वहां का जो मेन बैंक है, वहां का जो रिजर्व बैंक है, उसकी पॉलिसी को भी उसे चेंज करना रहेगा। तो ओवरऑल जो कहते हैं, तो पूरा प्रॉब्लम जो है वो उसी तरीके से चला गया है। अब चाइना के ऊपर IMF ने क्लियर बोल दिया है कि ये साल उनका खराब ही रहने वाला है। ठीक है। यूएस इकोनॉमी को भी क्लियर बोला है कि 8% के आसपास उनकी ग्रोथ रहेगी, जो कि बहुत कम है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया की। देखिए, इंडिया कहाँ पर है इसमें, क्योंकि सारी पिक्चर हमने देख ली, हमने यूरोप देख लिया, हमने यूएस चले गए, हमने चाइना भी देख लिया, लेकिन इंडिया की क्या है? तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है फिलहाल। जो पैंडेमिक लेवल था, उस पैंडेमिक लेवल को हमने पार कर लिया और आगे बढ़ गए। ठीक है। IMF ने क्लियर कहा है कि IMF एक्सपेक्ट इंडिया ग्रोथ एट 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। ठीक है। 6.1% जो 23-24 है, यानी जो इस साल की बात मैं कर रहा हूँ, वो 6.1 रह सकती है, लेकिन ये उससे ज्यादा होगी। ये मुझे लगता है, ऐसा पर्सनली ये मेरी थिंकिंग है कि हम 7 को टच जरूर करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट खुल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि फायदा ये देखना चाहिए कि रशिया यूक्रेन का नो डाउट पूरे वर्ल्ड में नेगेटिव इम्पैक्ट आया, लेकिन इंडिया पे उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। ठीक है, हर तरह से। देखो, फाइनेंशियली अगर हम देखते हैं, तो फाइनेंशियली आप देखिए कि जैसे ये युद्ध हुआ, ठीक है, इंडिया को जो दूसरे मार्केट है, उस मार्केट से सस्ता ऑयल मिलने लग गया रशिया से। ठीक है, सीधी सी बात है। इसके अलावा हमारी जियो पॉलिटिकल, हमारी जो इमेज है वो ज्यादा बढ़ी, क्योंकि इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। जब फॉरेन की मीडिया ने ये सवाल दागे कि सर, आप एक तो बात करते हो कि हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कभी उसका साथ नहीं दिया, आपने यूक्रेन का साथ नहीं दिया, आप तो रशिया से तेल खरीद रहे हो। तो जयशंकर ने सीधा मुंह पे बोल दिया कि ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इंडिया जितना तेल ले रहा है, उसका 10 गुना तेल रोज यूरोप ले रहा है, आप उससे सवाल क्यों नहीं पूछते? तो पहली बार ऐसा किसी मिनिस्टर ने ब्लंटली ये जवाब दिया था। बाकी आज तक किसी मिनिस्टर ने किसको एक सा जवाब नहीं दिया है, जो कि कमेंडेबल है। तो ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो इंडिया का है ही है, बढ़ ही रहा है। हम देख रहे हैं सारे सेक्टर्स, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गए। अभी कल की न्यूज है, इंडिया ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, जापान को पीछे छोड़ के टॉप 3 में आ गया है। पहला है चाइना, दूसरा यूएस और तीसरा इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की ग्रोथ जो बनी हुई है, क्योंकि हमारी घरेलू डिमांड उतनी है, 140 करोड़ की आबादी है। तो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको, अगर हम घरेलू डिमांड मानते हैं तो उसको नहीं मिलता है, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज को सोचना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पूरा ओवरऑल किया गया, लेकिन न्यूज अगर आप देखिए तो क्या चाहते देखिए कि रशिया और यूक्रेन की न्यूज पूरे साल भर मार्केट में आप देखो तो एक बना के रखा है, पूरा चर्चा बना के रखी। अब ध्यान रखने वाली बात क्या, देखिए ध्यान रखने वाली बात ये युद्ध कितना लंबा चलता है। क्योंकि ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना नुकसान यूरोप का ज्यादा होगा। अगर ये युद्ध आने वाले महीने में अगर खत्म नहीं हुआ, तो मैं सीधे कह रहा हूँ, यूरोप में जब से वो पैदा हुआ तब से धीरे धीरे देखेंगे इतने बड़े यूरोप के क्या आने वाले हैं। और अगर यूरोप पूरे दे रहा है, तो मान के चलिए कि इसका इफेक्ट ऐसा नहीं कि केवल यूरोप पे पड़ना है, इसका इफेक्ट आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड कहने का मतलब मेरा यूएस पर भी है, एशिया पर भी है, अफ्रीका पर भी है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो इसकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बुरे
इकोनॉमी में। बाकी जहाँ तक कोशिश है वर्ल्ड लेवल से ये होनी चाहिए कि उनका फेवरेबल उठाया है और दोनों को अपनी तरफ से कहा जाए आगे थोड़ा आगे वो दोनों खत्म। क्योंकि अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो यूएस जो है भड़काने में तो हुआ है। अभी जब जो जेलेंस्की को दिया था अपनी स्पीच पार्लियामेंट में जब आज किया था कि हम लड़ना जारी रखेंगे और यूएस से थोड़ा बहुत पैसा ही मांगे जो शुरुआत देगी उसको अप्रूवल मिल गई। तो कहने का मतलब कि आज भी यूक्रेन के युद्ध में तभी टिका हुआ है जब जरूरत की बहुत सारी करी तो यूएस उसके पीछे खड़े हुए उसको पैसा दे। अगर वो पैसा जब कर देंगे तो मेरे हिसाब से 10 दिन जेलेंस्की अपने लेवल कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो युद्ध है ये एक्चुअली लोगों का नहीं है, ये केवल पॉलिटिशियन का है। लोगों का भी नहीं है, लोग चाहते नहीं है कि ये चीजें हो, लेकिन इसका मार्केट क्या गिरेगा। गोल्ड आने वाले टाइम में गिरेगा या गिरेगा 1500 के लेवल पे आएगा, 1600 के लेवल पे भी आएगा। हो सकता है शायद 10 साल में शायद 1600 में दिखेगा, 1500 का भी शायद देखने मिल सकता है। डॉलर जितना बढ़ेगा डॉलर में भी अभी देख रही है मैंने क्या बताया था कि डॉलर जितना ज्यादा बढ़ेगा जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा नुकसान है। लेकिन क्या मुझे लगता है ऐसा कि आने वाले 2 महीने में उसके बाद में यूएस इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर देगा। अगर वो नहीं करता है तो ये उसकी कोई कंपनी के लिए खराब है। आने वाले टाइम जैसे जैसे कम करना शुरू होंगे मार्केट धीरे एक अपना लेवल पे आएगा। जैसे इंटरेस्ट कम करना शुरू हो यहाँ से यूरो जीडीपी कैनेडियन डॉलर जापानीज येन ये सब करना चालू होंगे और इंडिया का जो रिजर्व है वो भी शायद अपने 78 या 70 के आसपास का लेवल पे आप देख सकते हैं। तो ये कहता है कि वो कब ये चीज करते हैं वो फरवरी के बाद 200 शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल था मेरा यहाँ पे इस सेशन लेने का मकसद ये देखिए चीज को समझना ये कि ऐसे कौन सी घटना हुई जिसने सारा युद्ध बनाया रखा। तो रशिया यूक्रेन का जो बैटल था वाकई इस चीज में पूरे साल बंद में चलाया रखा। युद्ध हो जाए तो कभी देरी हो गया कभी शुरू हो गया कभी पूरी वहां पर कोई बुराई नहीं करेगा कुछ क्यों आ रहा है इसलिए तो इस चीज में। लेकिन इस यूज में जो इफेक्ट है इस पूरे युद्ध का जो इफेक्ट है यूरोप से लेकर कंट्री में बड़ा है इसके अलावा अफ्रीका में बड़ा है और महंगाई ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया। तो इसलिए मैंने कहा कि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना वो आप ब्रॉड है आपको वो ऐसी चलेगा नहीं जिसमें आप आगे पे प्रेडिक्ट कर पाओ। मतलब आने वाले 6 महीने या साल भर का प्रेडिक्शन अगर करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आप फंडामेंटल में ज्यादा आपका एक्सपर्टीज हो। ठीक तो वो सेशन को यहाँ पे ऐड करते हैं। वो मुझे लगता है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपके एरिया नॉलेज में कुछ ऐड ऑन किया होगा और मजा आया होगा आपको। मुझे ये बताया है मुझे यही बताया कि आप रशिया के बारे में क्या सोचते हैं और ये आप किसको सपोर्ट करते हैं, रशिया को सपोर्ट करते हैं या यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं और सेशन के साथ वो भी मुझे जरूर बताएं।